हाय एवरीवन, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे और क्लाइमेट की कॉन्सेप्ट से भी परिचित होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई व्यक्ति हवा के बिना जीवित रह सकता है? तो आपको पता है कि इसका उत्तर तो रीसाउंडिंग नो है। हवा सिर्फ आवश्यक नहीं है, ये मनुष्यों के सहित सभी जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यह समझने का समय आ गया है कि वातावरण हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसों का मिक्सचर है जो पृथ्वी को सराउंड करता है। इसमें जीवन देने वाली गैसेस जैसे ऑक्सीजन, जो मनुष्य और जानवरों के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसे एयर कहते हैं और एयर कलरलेस और ओडरलेस होती है। एटमॉस्फेयर के टोटल मास का 99% भाग पृथ्वी की सरफेस से सिर्फ 32 किलोमीटर की हाइट तक ही कन्फाइंड यानी सीमित है। अब ये टेबल देखो, ये लोअर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन को दिखाता है। हमेशा याद रखें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन एटमॉस्फेयर के 3 प्रमुख गैसेस हैं। ये कॉम्पोजिशन हाइट के साथ बदलती रहती है और 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पृथ्वी की सरफेस से 90 किलोमीटर तक की दूरी तक ही एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है। ये आने वाले सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बाहर जाने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि यह सोलर रेडिएशन को अंदर आने की परमिशन देता है, लेकिन पृथ्वी के रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अन्य गैसेस जो इस इफेक्ट का कारण बनती है वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। यह एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस है जो पृथ्वी से रेडिएशन को रोकती है और वातावरण में गर्मी को ट्रैप करती है। जबकि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम गैसेस का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड पिछले कुछ डिकेड्स में राइज हो रहा है, प्राइमरली ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये राइज सिग्निफिकेंट रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स में इस राइज ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म दिया है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में वृद्धि हुई है और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे इंपॉर्टेंट बन गए हैं। इसके अलावा पृथ्वी की सरफेस से 10 to 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाने वाली ओजोन लेयर सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायोलेट रेज को एब्सॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यूवी रेज सूर्य के हानिकारक रेज है जो स्किन के कैंसर और सनबर्न का कारण बन सकती है। लेकिन ये ओजोन लेयर भी मुख्य रूप से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कम हो रही है, जो कि पृथ्वी के लिए एक बढ़ता खतरा है। आइए हवा में मौजूद वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में और समझें। वाटर वेपर इज नथिंग बट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसे ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी कहा जाता है। पानी एक लिक्विड है, लेकिन जब यह वेपर के फॉर्म में होता है तो इसे एक गैस कहा जा सकता है। तो भारत में कौन से एरियाज मोस्ट ह्यूमिड है? ऑफ कोर्स कोस्टल एरियाज, क्योंकि वे समुद्र के बहुत करीब है जहां सी से निकला वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ घटता जाता है। वार्म और वेट ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई टेम्परेचर्स के कारण एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये एयर के वॉल्यूम का 4% तक हो सकता है, जबकि डेजर्ट्स और पोलर रीजन्स जैसे ड्राई और कोल्ड एरियाज में कम टेम्परेचर्स के कारण पानी बहुत कम वेपराइज होता है और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर 1% से भी कम हो सकता है। यही कारण है कि आप जब ठंडे इलाकों में जाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और मॉइस्चर की कमी के कारण आपके होंठ फटने लगते हैं। वाटर वेपर एक ब्लैंकेट के फॉर्म में काम करता है जो सूर्य से इंसोलेशन को एब्सॉर्ब करके और रेडिएटेड हीट को प्रिजर्व करके पृथ्वी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये एयर में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी मेंटेन करने में और मौसम के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब ये कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अधिक होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा भी अधिक हो रही है। हाई टेम्परेचर्स के कारण यह वेपर हवा के साथ ऊपर राइज होती है और जब यह हॉट मॉइस्ट एयर कोल्ड एयर से मिलती है तो टर्बुलेंस, बारिश और प्रेसिपिटेशन जैसी कंडीशंस का कारण बनती है। यह एक चेन इफेक्ट है जो एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का कारण बनता है। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलो अब समझते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। एटमॉस्फेयर में सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, सूट यानी कालिक, ऐश, पोलन, डस्ट और यहाँ तक कि मेटेराइट से डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स जैसे कई पार्टिकल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। डस्ट पार्टिकल्स जनरली एटमॉस्फेयर की निचली लेयर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं,
लेकिन कन्वेक्शनल एयर करंट्स उन्हें काफ़ी हाइट तक ले जा सकती है। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में आमतौर पर इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स की कंपैरिजन में डस्ट पार्टिकल्स की हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर पर तो वेपर की मात्रा अधिक होती है और एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स को राइज होने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन सब ट्रॉपिकल एरियाज में वाटर वेपर कंपैरेटिवली कम होने के कारण ड्राई एयर डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ ले जा सकती है। पोलर रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स तो मौजूद ही नहीं होते। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये डस्ट पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के फॉर्म में काम करते हैं, जिससे वाटर वेपर के कंडेंसेशन और क्लाउड्स के फॉर्मेशन में मदद होती है। अब देखो, ये एक फैक्ट है कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हाइट पर वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉप बनाती है। लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत नीचे गिरना चाहिए, लेकिन वो इसके बदले क्लाउड्स बनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के फॉर्म में काम करते हैं, जो कि कुछ नहीं बल्कि फ्री एयर में ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिन पर वाटर वेपर कंडेंस होकर बूंदे बना सकता है। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन और उसके डायनामिक्स के इस बेसिक समझ के साथ आइए अपनी एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर को समझते हैं। एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी और टेम्परेचर्स वाली 5 लेयर्स होती है। पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की सरफेस के पास डेंसिटी सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे डेंसिटी कम हो जाती है। और हमें तो पता है कि सरफेस के पास टेम्परेचर भी अधिक होता है और ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर ट्रोपोस्फियर है, जो कि सरफेस से 13 किलोमीटर के एवरेज हाइट तक फैली हुई है। ये इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर और पोलर रीजन्स में लगभग 8 किलोमीटर तक फैली है। इक्वेटर पर इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि कन्वेक्शनल एयर करंट्स के कारण हॉट एयर ऊपर राइज होती है, और पोल्स पर तो एयर बहुत ठंडी होती है और ज़्यादा ऊपर नहीं राइज हो सकती। इसी लेयर में क्लाइमेट रिलेटेड सभी इवेंट्स होती है, क्योंकि ये वही लेयर है जहाँ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर यानी अगली लेयर से अलग करने वाला एरिया या बाउंड्री है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फियर में होता है ओजोन लेयर, जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है और जिससे पृथ्वी पर लाइफ की प्रोटेक्शन होती है। स्ट्रेटोस्फियर बहुत ड्राई है और क्लाउड्स और वेदर की डिस्टर्बेंसेस से लगभग फ्री है, और इसलिए हवाई जहाज के उड़ने के लिए बहुत ही आइडियल है, और हवाई जहाज इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर से आगे होता है मेसोस्फियर, जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ हाइट के साथ साथ टेम्परेचर एक बार फिर कम हो जाता है और 0 से -डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। ये वो लेयर है जहाँ पे मेटेरॉइड्स बर्न हो जाते हैं। मेसोस्फियर के एंड को मेसोपॉज कहा जाता है और यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पार्ट है। मेसोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर है, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये वो जगह है जहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। ये चार्जिंग कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन के कारण होती है, और जिस एरिया में आयन मौजूद होते हैं उसे आयोनोस्फियर कहा जाता है। तो आयोनोस्फियर बेसिकली थर्मोस्फियर का एक हिस्सा है और इसे ओवरलैप करता है। आयोनोस्फियर अधिकतर थर्मोस्फियर के निचले हिस्सों में मौजूद होता है। आयोनोस्फियर रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है। हमने पिछले एक वीडियो जिसमें सन के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसमें अरोरा लाइट्स की भी चर्चा की थी। आयोनोस्फियर के चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस के कारण इस लेयर में अरोरा लाइट्स होती है। मैन मेड सैटेलाइट्स इसी लेयर में रिवॉल्व करते हैं। और आखिर में है सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फियर, जहां एटमॉस्फियर धीरे धीरे बाहरी स्पेस में विलीन हो जाता है। इसे थर्मोस्फियर से 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है, लेकिन इस लेयर को अच्छी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन वो प्रमुख एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। वे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जिससे हम पृथ्वी पर जिन डायनामिक कंडीशंस का अनुभव करते हैं उनका निर्माण होता है। अब हम एटमॉस्फियर और उसके क्लाइमेट पर होने वाले इन्फ्लुएंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपने इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझा होगा। To stay updated with our upcoming videos covering the complete UPSC syllabus, don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell.
Also remember to like and share this video with your friends. Thanks for joining us. I will see you in the next video.